अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वो है रेप्लिकेशन प्रोसेस। और किस चीज़ की रेप्लिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, वो है डीएनए की रेप्लिकेशन। हमें पता है कि जो हमारा बॉडी का हर सेल है उसके अंदर है प्रेजेंट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है हमारा जेनेटिक मटेरियल, जो कि सेल की डिवीज़न में जो है आगे फर्दर जो है वो प्रोसेस होता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। वही डीएनए जो है आरएनए फॉर्म करता है और आरएनए के बाद उसको फर्दर यूटिलाइज़ किया जाता है इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। और वो प्रोटीन की सिंथेसिस किस तरह से होती है, वो होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ये तमाम का तमाम प्रोसीजर जो है ये स्टेप वाइज होता है हमारी बॉडी के अंदर। और इसका फर्स्ट स्टेप जो है वो है हमारे जो भी जेनेटिक मटेरियल है जो कि जीन्स की फॉर्म में प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स के ऊपर, इसको जो है कॉम्पैक्टेड फॉर्म में डीएनए हम कहते हैं, उसको जो है रेप्लिकेट किया जाए, उसकी एक एग्जैक्ट कॉपी बनाई जाए। रेप्लिकेशन के वर्ड से आप लोगों को रिलेट कर रहे होंगे रेप्लिका के वर्ड से। रेप्लिका क्या होता है कि एक ओरिजिनल चीज़ है उसकी एग्जैक्टली सिमिलर कॉपी बनाना। ये अगर हम डीएनए के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या है, एक हमारे पास पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है, उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनानी है, नंबर इंक्रीज़ करना है, तो उसको हम कहेंगे रेप्लिकेशन प्रोसेस ऑफ द डीएनए। अब ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है ये किस तरह से जो है वो प्रोसीड होता है, इसके लिए बहुत से जो है रेप्लिकेशन के मॉडल्स जो हैं वो बताए गए थे। एक मॉडल जो है जो कि एक्सेप्टेबल है वो है वाटसन एंड क्रिक का मॉडल। उन्होंने क्या कहा था, उनके मॉडल के अकॉर्डिंग जो है सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल जिसको हम कंसिडर करते हैं इन बायोलॉजी, वो है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। वन बाय वन हम इन तीनों मॉडल्स को देखेंगे। एक है कंजर्वेटिव मॉडल, एक है डिस्पर्सिव, एक है सेमी कंजर्वेटिव। अब ये मॉडल्स के जो हाइपोथेसिस हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं, यहाँ पे ये देखें फिगर में मैंने आप लोगों को शो किया है, ये हमारे पास जो है ये है पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड। आपको पता है डबल हेलिक्स होती है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो मौजूद है पेरेंटल स्ट्रैंड, ठीक है। और उसके बाद ये जो बन रहे हैं यहाँ पे, ये हम कहते हैं ये हैं डॉटर स्ट्रैंड्स, जो कि आफ्टर द रेप्लिकेशन प्रोसेस बने हैं। और इनका प्रोसेस जो है, पहला मॉडल यहाँ पे जो है ये है कंजर्वेटिव का। नाम से ही पता चल रहा है कि कंजर्व हो रही है चीज़, यानी वो कहता है कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड है दैट विल रिमेन कंजर्व्ड, उसमें कोई चेंजिंग्स नहीं आ रही। जो डॉटर स्ट्रैंड्स है वो इंटायरली न्यू बनेंगे, यानी पेरेंटल स्ट्रैंड जो है वो कंजर्व हो गया है। और दोनों जो डबल हेलिक्स के स्ट्रैंड्स हैं, नंबर 1 स्ट्रैंड एंड नंबर 2 स्ट्रैंड, दोनों जो है वो न्यू बनेंगे। ये जो है कहा कंजर्वेटिव मॉडल ने। नेक्स्ट जो हमारे पास मॉडल है वो है डिस्पर्सिव मॉडल। डिस्पर्सिव मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं, जो दोनों डबल हेलिक्स हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो क्या होगा, वो कम्प्लीटली जो है डिस्पर्सिव। डिस्पर्स का मतलब है डिस्पर्स हो जाना जो है, यानी डिज़ोल्व हो जाना हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। पेरेंटल स्ट्रैंड जो है दैट विल डिज़ोल्व, और क्या होगा, जो न्यू डॉटर स्ट्रैंड्स बनेंगे दैट वुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू। वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा किसका, एक तो उसमें पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और न्यू स्ट्रैंड, ठीक है। तो जो डॉटर स्ट्रैंड है दैट वुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ द पेरेंटल स्ट्रैंड एज वेल एज द न्यू वन। ये कहा हमारे डिस्पर्सिव मॉडल ने। जो सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल है वो है दिस थर्ड वन, द सेमी कंजर्वेटिव वन। इसके मुताबिक क्या था कि जो एक है स्ट्रैंड न्यू डॉटर स्ट्रैंड्स में, दैट वुड बी अ पेरेंटल, और क्या होगा कि जो न्यू स्ट्रैंड होगा दैट वुड बी न्यू, यानी एक स्ट्रैंड उसमें पेरेंटल होगा, एक स्ट्रैंड जो है वो न्यू डॉटर स्ट्रैंड होगा। जो न्यू डीएनए बना है आफ्टर एप्लीकेशन दैट वुड हैव अ पेरेंटल स्ट्रैंड एंड अ न्यू डॉटर स्ट्रैंड, ठीक है। अब हमने तीनों मॉडल्स के बारे में पढ़ लिया कि कौन कौन से मॉडल्स जो हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताए गए हैं। हमने कह दिया कि उसमें जो सबसे एक्सेप्टेबल है वो है थर्ड वन, जो कि है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। अब हम देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से जो है रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए होती है। इसमें जो है हम लोगों को पता है कि बहुत से एंजाइम्स का हम इसमें फंक्शन देखेंगे। एंजाइम्स आप लोगों को पता है प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और बेसिकली एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है कि दे हैव टू कैटलाइज द रिएक्शन। ये एज अ प्रिकर्सर काम करते हैं रिएक्शंस में। बॉडी के जितने भी प्रोसेसेस हैं उसमें जो है हर प्रोसेस में आपके एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। आपके रिएक्शंस को सिंथेसाइज करने में, उनको स्पीड अप करने में बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होते हैं और आपको जो है प्रोसेसेस को ईज़ अप करते हैं।
और यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में भी बहुत से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें से हमारा जो मेजर एंजाइम है जिसने कि एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का काम अंजाम देना है वो है हमारा डीएनए पॉलीमरेज। ये चीज़ याद रखनी है, हम आगे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे, उसमें भी पॉलीमरेजेस यूज़ होंगे, लेकिन जो यहाँ पे रेप्लिकेशन के प्रोसेस में एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है वो है डीएनए पॉलीमरेज। ये चीज़ जो है याद रखनी है, कौन सा पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज। अब इसके भी जो है हम जो है मोस्टली कहते हैं कि जब रेप्लिकेशन के प्रोसेस की बात करें, इसमें हमारे पास जो है वो डीएनए पॉलीमरेज की भी टाइप्स हैं। उसमें क्या है, डीएनए पॉलीमरेज 1 है, डीएनए पॉलीमरेज 2 है और डीएनए पॉलीमरेज 3 है हमारे पास। डीएनए पॉलीमरेज जो है 1, इसका रोल जो है ये क्या है, इसका बेसिकली सपोर्टिंग रोल है डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस के दरमियान। ये सिर्फ जो है वो सपोर्टिंग रोल प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस। मेन जो एंजाइम है दैट इज़ द डीएनए पॉलीमरेज 3 इज़ द मेन एंजाइम ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेज 2 का काम क्या है, इट रिप्लेसेस न्यूक्लियोटाइड्स, रिप्लेसेस द, एंटी मीन्स न्यूक्लियोटाइड्स, एंटी डॉट हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के लिए, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड्स की रिप्लेसमेंट का काम करेगा। कहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को रिप्लेस करेगा, ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा है प्राइमेज। जब डीएनए की रेप्लिकेशन शुरू होती है, डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या है कि इट कैन नॉट स्टार्ट द प्रोसेस ऑन इट्स ओन। ये न्यूक्लियोटाइड्स की जो एडिशन का काम है ये डायरेक्टली खुद से स्टार्ट नहीं कर सकता, इट नीड्स अ प्राइमर। ये रिक्वायर करता है कि एक प्राइमर हो जो कि आपके जो सीक्वेंस है उसको डिटेक्ट करे जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट करनी है। ये क्या होगा कि ये 10 आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होगा, जहाँ पे आपका प्राइमर लग जाए। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है देखता है कि प्राइमर पहले कंस्ट्रक्ट हुआ है, जब हो गया प्राइमर कंस्ट्रक्ट उसके बाद जो है डीएनए न्यूक्लियोटाइड एडिशन करेगा डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। प्राइमेज एंजाइम क्या करेगा, आपके डीएनए के ऊपर जो है 10 आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का एक प्राइमर जो है वो कंस्ट्रक्ट करेगा। जब ये प्राइमर कंस्ट्रक्ट हो गया है तब आपके डीएनए पॉलीमरेज 3 की जो है वो एक्टिविटी स्टार्ट होगी और ये आगे न्यूक्लियोटाइड्स की फर्दर एडिशन करेगा। और नेक्स्ट एंजाइम जो हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंस है उसके वो है हेलिकेज। हेलिकेज का मतलब होता है ओपनिंग अप स्ट्रैंड। डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो आपस में एक हेलिकल फॉर्म में मौजूद है। ये देखें इस तरह से हेलिक्स की फॉर्म में मौजूद होता है। अब इस हेलिक्स को जो है वो हमने ओपन अप करना है। ये ओपनिंग अप का एंजाइम जो है वो है हेलिकेज, जो कि आपके डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स को जो है वो अनवाइंड करेगा और इनको फर्दर कॉइलिंग से प्रिवेंट करेगा। क्या क्या इसके फंक्शंस हैं कि ये एक तो अनकॉइलिंग कर रहा है आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की, और साथ ही साथ क्या कर रहा है, प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर कॉइलिंग। वापस इसको, या आप इसको कह सकते हैं कि रिकॉइल से प्रिवेंट करता है ये आपके डीएनए के डबल स्ट्रैंड्स को। हमने यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन देख लिया, हेलिकेज का फंक्शन देख लिया। नेक्स्ट आती हैं हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। इनकी इंटरनेशनल एब्रीविएशन जो है वो SSBP है। इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। अब इनका फंक्शन क्या है कि जब आपके हेलिकेज एंजाइम ने आपके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अनवाइंड कर दिया है, ये हेल्प करती हैं इस फॉर्क को, ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क बना है, दे प्रिवेंट इट फ्रॉम फर्दर कॉइलिंग। एक तो हेलिकेज को ही असिस्ट करती हैं कि ये कॉइलिंग जो है वो रिकॉइल ना हो जाए। इसके अलावा ये इस स्ट्रैंड की, इस रेप्लिकेशन फॉर्क की जो है वो स्टेबिलिटी को मेंटेन रखती हैं। स्टेबिलिटी ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क, आपका जो रेप्लिकेशन फॉर्क है उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखेंगी। लास्ट एंजाइम जो है वो आपका आ जाता है लाइगेज। इसको जो है आम लोग कॉमनली ग्लू एंजाइम भी कहते हैं। इसका जो है फंक्शन क्या है, इसने जो है आपके जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कंस्ट्रक्ट होंगे इन द इलोंगेशन प्रोसेस, उनकी बाइंडिंग करनी है, उनकी ज्वाइनिंग करनी है। ये एंजाइम्स जो हैं
आपको मैं बताऊँ, ये रेप्लिकेशन का जो है ना टॉपिक, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और आपके एमसीक्यूज़ तो मस्ट हैं, ठीक है। इसमें आप देखें रोल ऑफ एंजाइम्स में एंजाइम्स का फंक्शन, कौन सा एंजाइम कहाँ यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा जो है ये इम्पॉर्टेंट है टॉपिक आप लोगों का लिए, इसलिए आप लोगों ने इसको जो है वो ज़रूर कंसिडर करना है, ठीक है। अब हम रेप्लिकेशन के प्रोसेस की इनिशिएशन देखेंगे कि सबसे पहले इनिशिएट जो है वो प्रोसेस किस तरह होता है। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताती चलूँ, वो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के रेप्लिकेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होनी है, ये कैसे पता चलेगा। अब डीएनए के स्ट्रैंड्स जो हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मैंने आप लोगों को डायरेक्ट इस तरह करके दिखाया, कॉइलिंग के फॉर्म में नहीं दिखाया। आपकी बुक में भी इस तरह से ही पिक्चर बनी हुई है, जिससे आप लोगों को ईजी रहेगा। सो डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो डीएनए पे एक या एक से ज़्यादा साइड से भी शुरू हो सकती है। जिस तरह यहाँ पे मैंने आप लोगों को सिर्फ एक डीएनए में बताया कि ये जो है ये बबल बना है, रेप्लिकेशन बबल इसको कहते हैं, ठीक है। रेप्लिकेशन का बबल जो है वो यहाँ पे बन चुका है कि यहाँ से जो है वो आप लोगों की रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होना है। ये डीएनए पे एक साइड पे भी शुरू हो सकता है, या डीएनए पे जो है वो 2 या इससे भी ज़्यादा साइड्स पर जो है आपका ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सकता है। और जब ये स्टार्ट हो गया, आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया, आपके जो है प्राइमेज ने आरएनए ने प्राइमर कंस्ट्रक्ट किया, सो ये बबल जो है यहाँ से और यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा इट्स की फॉर्मेशन, और जो है ये स्ट्रैंड इधर को कंस्ट्रक्ट होगा, ये इधर को कंस्ट्रक्ट होगा। इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन ऑफ द डीएनए बन जाएगा। और आप लोगों का ये देखें कंजर्वेटिव मॉडल को सेमी कंजर्वेटिव को जो है वो यहाँ पे भी शो किया गया है कि एक जो है इसमें ये पेरेंटल स्ट्रैंड आपके पास इंटैक्ट है, पेरेंटल स्ट्रैंड, और इसके जो है कॉम्प्लीमेंट्री जो है ये आप लोगों का ये देखें ये बन चुका है यहाँ पे डॉटर स्ट्रैंड, ठीक है। इस तरह से जो है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में यहाँ पे एक पॉइंट था जो मैंने आप लोगों को क्लियर करना था कि ओरिजिन जो है वो किस तरह से होता है। प्राइमर बना, उसके बाद आप लोगों का जो है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 ने अपनी एक्टिविटी शो की, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते गए। और कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन किस तरह से होती है, हमें पता है कि डीएनए जो है वो 4 न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है, एडिनिन, थायामीन, गुआनिन एंड साइटोसिन। इन्हीं की जो है बॉन्डिंग से अब ये डायग्राम हम देख लेते हैं कि डीएनए की रेप्लिकेशन के प्रोसेस में जो है वो किस तरह से प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता है। उसको डायग्रामेटिकली हम एक बार कंसिडर कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे डीएनए का आप लोगों को एक स्ट्रक्चर शो किया गया है। यहाँ पे डबल हेलिक्स जो है वो ओपन अप हो चुकी है। ये ओपन अप किसने की है, आप लोगों को पता है एंजाइम यहाँ पे कौन सा इन्वॉल्व है, ये है हेलिकेज़। हेलिकेज़ ही वो एंजाइम है जिसने डीएनए, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आ रहा था, इसने इसको ओपन अप कर दिया है। और इसकी हेल्प यहाँ पे कौन कर रही है, और ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क बना है ये, ठीक है, देखिए बाइफरकेट हो गई है ना, सो इसको हम कह रहे हैं ये रेप्लिकेशन फॉर्क है। एक फॉर्क टाइप की जो है वो शेप बन गई है यहाँ पे। और इसकी स्टेबिलिटी जो है वो किसने मेंटेन की हुई है, SSBP ने, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं उन्होंने इसकी स्टेबिलिटी को जो है वो मेंटेन कर रखा है कि ये रिकॉइल ना हो, स्टेबिलिटी जो है दोनों स्ट्रैंड्स की वो आपस में मेंटेन रहे। मेन एंजाइम जिसने पॉलीमराइजेशन का काम करना है, न्यूक्लियोटाइड्स के एडिशन काम करना है, वो है डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम। यहाँ पे जो है वो डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स के एडिशन का काम करेगा। और सबसे पहले क्या आके लगेगा, वो है हमारे पास प्राइमर, प्राइमेज एंजाइम जो है वो प्राइमर कंस्ट्रक्ट करेगा। डीएनए हेलिकेज एंजाइम जब रेप्लिकेशन शुरू होनी है क्या होगा, डीएनए हेलिकेज जो है वो डीएनए के ऊपर आके लगेगा, डीएनए के स्ट्रैंड्स को ओपन अप किया, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स आके अटैच हुई, उन्होंने स्टेबिलिटी को मेंटेन रखा। प्राइमेज ने जो है 10 RNA न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस जो है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया। उसके बाद जब उस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया डीएनए पॉलीमरेज 3 ने, उसने जो है वो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स शुरू कर दी। एंड याद रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये डी नोवो जो है वो सिंथेसिस नहीं स्टार्ट कर सकता, यानी नहीं करेगा ये खुद से इलोंगेशन का प्रोसेस स्टार्ट। इट वुड ऑलवेज नीड अ प्राइमर
प्राइमर कंस्ट्रक्ट होगा, ये उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद ही आपका प्रोसेस जो है वो आगे प्रोसीड होगा। और रेप्लिकेशन जो है दैट वुड ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। कभी भी रेप्लिकेशन 3 to 5 प्राइम एंड पे नहीं हो सकती। ये एक यूनिवर्सल रूल है, हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होगी। यानी हम कह सकते हैं कि 3 प्राइम जो है दैट इज़ द ग्रोइंग एंड, ये आपका ग्रोइंग एंड है। न्यूक्लियोटाइड्स जब भी ऐड होंगे वो 3 प्राइम एंड पे ऐड होंगे, ठीक है, कभी भी 5 प्राइम पे ऐड नहीं हो सकते, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 2 तरह के फॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं। एक यहाँ पे रेप्लिकेशन जो है फ्रॉम दिस साइड टू दिस प्रोसीड हो रही है। ये वाला जो स्ट्रैंड है इसको हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ये है हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड। इसकी पहचान क्या है? दैट वुड ऑलवेज बी अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉक, अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉक। ये रेप्लिकेशन फॉक से हमेशा अवे मूव करेगा, और जो फॉर्क रेप्लिकेशन फॉक की टुवर्ड्स मूव कर रहा है दैट इज़ द लीडिंग स्ट्रैंड। ये लीडिंग स्ट्रैंड है और इसकी पहचान क्या है? इट वुड ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉक। ये हमेशा रेप्लिकेशन फॉक की तरफ मूव करेगा। रिगार्डलेस ऑफ दिस थिंग के रेप्लिकेशन जो है वो हमेशा 5 to 3 ही हो रही है, बेशक वो लीडिंग में हो रही है या वो लैगिंग में हो रही है, होगी हमेशा 5 to 3, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक क्या प्रोसेस होता है कि यहाँ पे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड जो है कॉन्टीन्यूसली ओपन होता जा रहा है और एक्सपोज होते जा रहे हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स एक्सपोज होते जा रहे हैं, ओपन अप हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन हो रही है ऑन द लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड में क्या है? जैसे ये पॉलीमरेज इधर मूव करता जा रहा है, यहाँ से ये इधर आया, नेक्स्ट इधर आया, यहाँ पे जो है क्लोजिंग एंड है, 5 एंड है यहाँ पे फर्दर जो है न्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं हो रहे, ठीक है। सो यहाँ पे जो है प्रोसेस जो है वो डिसकॉन्टीन्यूसली हो रहा है। जब यहाँ से दोबारा न्यूक्लियोटाइड्स एक्सपोज होंगे तब यहाँ पे दोबारा से कंस्ट्रक्शन होगी ऑफ द स्ट्रैंड, ठीक है। सो ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड हमेशा यहाँ पे जो है वो डिसकॉन्टीन्यूअस एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हो रही है, और इस डिसकॉन्टीन्यूअस एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से जो है वो जो चंक्स बन रहे हैं, डिसकॉन्टीन्यूसली जो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हो रही है उससे जो सेगमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं कि दे आर कॉल्ड द ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। उनको हमने कहा कि वो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं, उनका नाम हमने रखा है कि वो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं। लेकिन जो हमारा लीडिंग स्ट्रैंड है उस पर कॉन्टीन्यूसली हमारे पास एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हो रही है, दैट इज़ द कॉन्टीन्यूअस एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इस पे नो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, नो फ्रेगमेंटेशन। कॉन्टीन्यूसली न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं तो इस पे कोई फ्रेगमेंटेशन जो है वो नहीं है स्ट्रैंड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे जब ये बन गए ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बन गए। अब इसमें जो है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स में भी क्या होता है, हम मोस्टली जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपकी बुक में भी जो है वो है प्रोकैरियोट्स, यानी बैक्टीरिया को एग्जांपल के तौर पे लेके हम पढ़े हैं कि उसमें किस तरह से होती है। सो इनका नंबर जो है वो वेरी करता है इन प्रोकैरियोट्स एंड इन यूकैरियोट्स, ठीक है। सो प्रोकैरियोट्स में जो है इनकी लेंथ जो है वो 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग जो हैं ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में दे आर जस्ट 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग, ठीक है। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स की लेंथ ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से आप लोगों ने इसको देख लेना है, ये आ सकता है एमसीक्यूज़ में, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स की लेंथ इन प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि अभी जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बने हैं इनको इसी तरह तो नहीं छोड़ देना। यहाँ पे अगर डिसकॉन्टीन्यूटी आई है तो इनको आपस में जो जॉइनिंग है, इनकी जॉइनिंग का काम भी तो करना है ना, इनको इसी तरह तो नहीं छोड़ देना। सो ये जो जॉइनिंग है यहाँ पे आप लोगों का जो एंजाइम काम करेगा वो है लाइगेज। इसीलिए हमने इसको कहा कि ग्लू एंजाइम है, ये इनकी बाइंडिंग करेगा, इनकी जॉइनिंग करेगा, किसकी? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स की, जॉइनिंग ऑफ ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स,
इन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स की जॉइनिंग का काम जो है लाइगेज एंजाइम करेगा। यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली ऐड हो रहे थे, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है लाइगेज को काम करने की। लाइगेज विल ओनली एक्ट ऑन द डिसकॉन्टीन्यूअस द लैगिंग स्ट्रैंड, और ये जो है इसको आपस में ज्वाइन कर देगा। इस तरह से आप लोगों का जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट इन अ सेंस कि आपका जो है वो डीएनए अनवाइंड हुआ। रिपीट कर देती हूँ, डीएनए अनवाइंड हुआ, हेलिकेज ने उसको अनवाइंड किया। उसके बाद आपकी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स ने जो है वो फॉर की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखा। प्राइमर की कंस्ट्रक्शन हुई, उसने जो है आरएनए डीएनए पॉलीमरेज 3 को जो है वो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का काम दिया, उसने ऐड किए। लीडिंग पे जो है कॉन्टीन्यूसली, लैगिंग पे डिसकॉन्टीन्यूअस ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बने। उनकी लेंथ जो है वो डिफ़र करती है इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। उसको ज्वाइन करने का काम जो है आपके लाइगेज एंजाइम ने किया, और यहाँ पे आपका इस तरह से जो है वो डीएनए 1 से 2 डीएनए यहाँ से बन गए। एक डीएनए था, उससे 2 डीएनए बन गए, ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेज 3 के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो है मेन एंजाइम है जिसने न्यूक्लियोटाइड्स के एडिशन का काम करना है। इसके अलावा भी हमारे पास डीएनए जो है, अच्छा हाँ, एक यहाँ पे बात ये भी है, एक डीएनए पॉलीमरेज 3 का जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि वो किस तरह का उसका स्ट्रक्चर याद रखना है। डीएनए पॉलीमरेज 3 की अगर हम बात करें ना, डीएनए पॉलीमरेज 3 जो कि मेन एंजाइम है आपके रेप्लिकेशन के प्रोसेस का, दिस इज़ अ डाइमर एंजाइम, ठीक है। डाइमर एंजाइम है ये। डाइमर एंजाइम का क्या मतलब है, इसका जो है ना वो स्ट्रक्चर इस तरह का है जिससे हम इसको डाइमर कहते हैं। आप देखें इसका स्ट्रक्चर जो है, यानी सेम स्ट्रक्चर है। अल्फ़ा मॉलिक्यूल्स है इसमें है बीटा मॉलिक्यूल्स, इसमें है आपके पास ईटा, ठीक है। सो ये सेम मॉलिक्यूल है, इधर भी सेम कंपोनेंट्स है, इधर भी सेम कंपोनेंट्स है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये जो है ये एक डाइमर एंजाइम है, ठीक है। और इसका फीचर ये है कि ये इतना फास्ट है कि इट एड्स अप ऑलमोस्ट 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड। ये इतना प्रोग्रेसिवली जो है वो ऐड ऑन करता है न्यूक्लियोटाइड्स को, दैट इज़ एट अ रेट ऑफ 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड। ये भी एमसीक्यू है, आप लोगों ने याद रखना है कि इसकी एफिशिएंसी क्या है कि 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड जो है आपके डीएनए के मॉलिक्यूल्स को रीड अप करता है और उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स के एडिशन का काम करता है, ठीक है। आई होप आप लोगों के लिए डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा होगा। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने एड्रेस कर दिए हैं, एक एक चीज़ आप लोगों को बता दी है। आपकी बुक में जो जो मेंशन था, जो जो फिगर्स मेंशन थी, सब की सब मैंने यहाँ पे जो है आप लोगों के साथ क्लियर करने की कोशिश की है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई बात समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई वुड ट्राई कि मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई ज़रूर करूँ, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।